तो देखिएगा यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे थे वह जो चर्चा हो रही थी कि इनकी तरफ से सेनाओं ने कैसे कैसे पार्टिसिपेट किया था, तो उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि देखिएगा इधर तो प्रताप की सेना और इधर अकबर की तरफ से जो है चीफ कमांडर मानसिंह फर्स्ट थे। इनका साथ जो यहाँ पर आगे जो है देने के लिए ये जो आते हैं उनमें बात करें तो इनके साथ में जो थे इनके मानसिंह के पुत्र थे। इस मानसिंह जो है इनके ही पुत्र थे और उस पुत्र की बात करें तो इनके जो पुत्र के रूप में जो जाने जाते हैं इनके ही पुत्र थे मानसिंह के, और उस पुत्र की बात करें तो उनका नाम मिलता है माधव सिंह। माधव सिंह जो है ये इनके जो है इनके पुत्र थे। इसके अलावा इस मानसिंह के जो है इनके चाचा लगते थे और उस चाचा की बात करें तो उनका नाम मिलता है जगन्नाथ कछवाहा। जगन्नाथ कछवाहा जो है ये इन्होंने यहाँ पर इनका साथ दिया था, जगन्नाथ कछवाहा जो थे इन्होंने। इसके अलावा यहाँ पर इनके साथ में जो थे मित्रों, इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं तो इनके साथ में जो थे जगन्नाथ कछवाहा के अलावा यहाँ पर बात करते हैं तो जगमाल सिंह। ये जगमाल सिंह वही हैं जो कि महाराणा प्रताप से नाराज होकर के अकबर की शरण में चले गए थे, जो उनके सौतेले भाई थे। जगमाल सिंह के साथ में शक्ति सिंह भी थे। जगमाल सिंह के साथ में शक्ति सिंह भी थे। इन दोनों की बात करें तो ये दोनों के दोनों जो है प्रताप के भाई थे। ये दोनों के दोनों कौन थे? प्रताप के भाई थे। ये दोनों के दोनों प्रताप के भाई थे। ये जो बात करें तो जगमाल सिंह और शक्ति सिंह। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं मित्रों, इनके अलावा यहाँ पर इसमें जो है भाग लिया था, वह जो भाग लिया था ये जगमाल सिंह और इनके बाद में यहाँ पर राय सिंह। राय सिंह जो है बीकानेर के नरेश थे। बीकानेर जो है यहाँ के ये शासक थे, बीकानेर के शासक राय सिंह। इसके अलावा राय सिंह के अलावा यहाँ पर इसमें राव लूणकर्ण जो थे जैसलमेर से थे, इन्होंने इनका जो है साथ दिया था। ये तो कुछ राजस्थान के ही थे जिन्होंने इनका साथ दिया था। इसके अलावा वहाँ मुगल सेना में जो वहाँ से जो यहाँ आए थे उनमें देखिएगा जैसे आसफ खां, बहलोल खां, ठीक है, सैयद अहमद खां, सैयद हासिम बरहा। तो ऐसे जो है यहाँ पर ये आपके सैयद हासिम बरहा, इन्होंने जो है इनका यहाँ पर साथ दिया था। इसके अलावा मीर बख्शी, इसके अलावा बख्शी गाजी, ऐसे जो है ये लोग जो है यहाँ पर इन्होंने इनका जो है साथ दिया था। ये जो बात करें तो आपके इधर मानसिंह के साथ में ये यहाँ पर ये लोग जो है इधर से साथ देने के लिए आते हैं। आसफ खां यहाँ पर इनका जो कह सकते हैं मेन, इनका जो कह सकते हैं कि ये सेना का मेन रूप से नेतृत्व कर रहा था। तो ऐसा इधर इनके साथ में ये थे। इधर देखिएगा मित्रों, महाराणा प्रताप की बात करें तो इनके साथ में जो थे सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं तो वो हैं हकीम खां सूर कह लीजिएगा। तो हकीम खां सूर जो थे ये थे। हकीम शाह सूर की बात करें तो शेरशाह सूरी जो थे ना, इनके ये उत्तराधिकारी थे। शेरशाह सूरी जो थे, हकीम खां सूरी जो हैं ये आपके शेरशाह सूरी जो थे, शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी थे। ये उत्तराधिकारी थे ये शेरशाह सूरी के। तो ये जो है इनका यहाँ पर ये एकमात्र मुस्लिम सैनिक जिन्होंने महाराणा प्रताप का साथ दिया था, ऐसा यहाँ पर ये प्रश्न आता है। तो ये एकमात्र मुस्लिम सैनिक जिन्होंने महाराणा प्रताप का जो है साथ दिया था तो वो थे हकीम खां सूरी। इनकी बात करें तो इसके अलावा यहाँ पर
इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं तो इनके यहाँ साथ जो दिया था वह दिया था पूंजा भील, पूंजा और डोडिया भील ने। पूंजा और डोडिया भील जो है इन्होंने इनका साथ दिया था, जो कि भील सेना का नेतृत्व इन्होंने किया था। इसके बाद में यहाँ इनका जो साथ जो दिया था उनमें बात करें तो इसके अलावा यहाँ पर रावचंद्र सेन, रावचंद्र सेन जो है इन्होंने इनका साथ दिया था, जो कि मारवाड़ के शासक थे, जो मारवाड़ के भूला भटका शासक जो है ये कहलाते हैं रावचंद्र सेन। इसके अलावा इनका साथ जो दिया था वह जो दिया था राम सहा सिंह तोमर, राम सहा सिंह तोमर ये ग्वालियर के थे। राम सहा सिंह तोमर जो है ये कहाँ के थे? ग्वालियर के थे। ये ग्वालियर के थे ये राम सहा सिंह तोमर। इसने अपने 3 पुत्रों के साथ में, इन्होंने अपने 3 पुत्र जो हैं उनके साथ में इसमें भाग लिया था, जिसमें से इनके 3 पुत्रों की बात करें तो जैसे शालीवाहन सिंह तोमर, शालीवाहन सिंह तोमर, भवानी सिंह तोमर, भवानी सिंह तोमर और प्रताप सिंह तोमर। इन्होंने जो है इनका यहाँ पर साथ दिया था। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं मित्रों, इनका जो साथ जो दिया था ये तो इनके जो है बात करें तो ये ग्वालियर से आए थे। ये तो ग्वालियर से इसलिए आए थे, शालीवाहन सिंह जो थे ना ये जो है इनके महाराणा प्रताप के जीजा लगते थे। क्यों? क्योंकि उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह जो है शालीवाहन सिंह तोमर के साथ में किया था। तो ऐसे जो है यहाँ इस कारण इन्होंने यहाँ इनका पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा भामा साहा, भामा साहा जो हैं इन्होंने इनका साथ दिया था। भामा साहा और इनके भाई की बात करें तो उनका नाम ताराचंद, ताराचंद इन्होंने जो है इनका साथ दिया था। इसके अलावा आपके जो कह सकते हैं झाला मानसिंह या मानसिंह झाला, मानसिंह झाला और झाला बीड़ा, झाला बीदा, झाला बीदा ये दोनों के दोनों जो हैं ये आपके बड़ी सादड़ी से थे। बड़ी सादड़ी से थे ये दोनों के दोनों जो थे। इसके अलावा इनका जो साथ जो दिया था उनमें बात करें तो देखिएगा वो अखेराज, अखेराज सोनगरा, अखेराज सोनगरा, रावत कृष्णदास चूड़ावत, रावत कृष्णदास चूड़ावत, रावत कृष्णदास चूड़ावत इन्होंने जो है इनका साथ दिया था यहाँ पर। तो रावत कृष्णदास चूड़ावत इन्होंने जो है इनका साथ दिया था। इसके अलावा मैं आगे बात करता हूँ यहाँ पर इसके अलावा इधर ये जो है आपके प्रताप जो थे, इन प्रताप का इधर साथ जो दिया था उनमें बात करें तो इसके अलावा जो है इनके प्रताप के गुरु थे और उनका नाम मिलता है आचार्य राघवेंद्र सिंह जो आचार्य राघवेंद्र जो थे इन्होंने जो है इनका साथ दिया था। आचार्य राघवेंद्र जो है इन्होंने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। इधर बात करते हैं तो इधर जो है आपके अकबर की तरफ से जो है यहाँ पर, अकबर की तरफ से जो है यहाँ पर जो मानसिंह यहाँ पर मेन लीड जो कर रहे थे। तो इधर इनकी बात करें तो ऐसा जो है यहाँ पर ये लंबी चौड़ी जो है लिस्ट रही है, मैंने आपको बताया। यहाँ आप देखिएगा ये यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण लोगों के यहाँ बारे में चर्चाएं की गई हैं। तो इन महत्वपूर्ण लोगों ने जो है यहाँ इनका जो है साथ दिया था महाराणा प्रताप का। इधर बात करें तो ये मानसिंह जो हैं
इस मानसिंह के साथ में ये जो है माधव सिंह, जगन्नाथ कछवाहा, जगमाल सिंह, शक्ति सिंह, ये जो सारे के सारे लोग जो थे इन्होंने इनका जो है इधर साथ दिया था। अब यहाँ से बात आगे बढ़ती है मित्रों, और वह जो बात आगे बढ़ कर के आगे बात करते हैं, इसी में ही अभी देखिएगा लिस्ट समाप्त नहीं हुई है। अब आगे देखिएगा कि इधर जो है बात करें तो ये जो हैं आपके प्रताप जो है, इनका जो घोड़ा जो था, उस घोड़े के बारे में तो आप जानते ही हैं, चेतक के नाम से इनका घोड़ा था। इनका जो हाथी था, उस हाथी के बारे में आप जानते ही हैं कि इनका हाथी जो था, उस हाथी की बात करें राम प्रसाद करके जो है इनका ये हाथी था, जिसका अकबर ने नाम चेंज करके, अकबर ने इनका नाम चेंज करके और इस राम प्रसाद से इसका नाम क्या कर दिया था, पीर प्रसाद कर दिया था। पीर प्रसाद कर दिया था इसका नाम जो है चेंज करके। इधर देखिएगा कि इनके जो है मानसिंह जो हैं, इनका जो हाथी जो था, उस हाथी की बात करें तो इसका नाम था मर्दाना। मर्दाना जो है इनके हाथी का नाम था। अन्य हाथियों की बात करें तो इनके साथ में अन्य जो हाथी जो थे उनमें जैसे गजराज है, गजमुक्त है, गजमुक्त है, हवाई है, ऐसे जो है इनके साथ में ये हाथी थे। इधर इनका जो हाथी राम प्रसाद के अलावा एक और था जिसको लूणा के नाम से जो है जाना जाता है। तो ऐसे इनके जो है ये हाथी थे। ये जो बात करें तो आपके इनकी सेना की बात करें तो इनकी सेना जो थी, सेना के बारे में देखिएगा, सेना जो है आपके इनकी जो है बताई गई है, इनकी जो सेना जो बताई गई है 20,000 सेना जो बताई गई है इनकी, और इनकी सेना जो बताई गई है वह 80,000 सेना बताई गई है। ये जो सेना बताई गई है वह आपके वीर विनोद में जो है इसके बारे में चर्चा की गई है। वीर विनोद जो है ग्रंथ, उसमें इसके बारे में चर्चा की गई है। और वर्तमान कुछ इतिहासकार जो है इसी प्रकार की जो है इनको मानते हैं। इतिहासकार जो है ये ऐसा ही मानते हैं, राइट। तो इतिहासकार जो है ये ऐसा ही जो है मानते हैं, ठीक है। तो इतिहासकार जो है कुछ इस प्रकार के जो है ये मानते हैं कि इनकी 20,000 सेना थी और उनकी 80,000 सेना थी। जबकि कई जो है इसके बारे में ऐसा कहते हैं कि यहाँ इनकी तो 3,000 सेना थी, इनकी 3,000 सेना थी और इनकी जो है 5,000 सेना थी। ये जो मानते हैं ये आपके बदायूनी कौन थे? बदायून ने इसमें युद्ध में भाग लिया था। और ये बदायूनी की बात करें तो बदायून ने अपना जो एक ग्रंथ लिखा है मुंतखब उत तवारीख, अभी बताऊंगा मैं। तो उस मुंतखब उत तवारीख में इसमें बताया, इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन लिखा है बदायून ने। और उस आंखों देखे वर्णन में बदायून ने यहाँ पर इसकी 3,000 सेना और इसकी 5,000 सेना जो है बताई है। इधर बात करते हैं तो इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा, ऐसा भी यहाँ पर चर्चा जो है मिलती है कि यहाँ पर आपके जो है इसके अलावा यहाँ पर ऐसा भी बताया गया है कि 9 या 10,000 के लगभग जो है यहाँ पर इनकी जो है सेना बताई गई है। जबकि इनकी सेना जो है 40,000 जो है ये सेना बताई गई है। और ये जो बताते हैं वो बताते हैं मुणोत नैणसी जो है इनकी सेना कुछ इस प्रकार से जो है ये मेंशन करते हैं। तो इनकी सेनाओं का अनुपात जो बताया गया है वह 1:4 का जो है ये अनुपात बताया गया है। इस अनुपात को कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। 1:4 का जो है ये अनुपात यहाँ पर बताया गया है इनकी सेनाओं का। तो ऐसी कुछ इनकी सेनाओं ने जो है यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट किया था। अलग अलग इतिहासकारों ने इसके बारे में अलग अलग प्रकार के जो है अपने विचार प्रकट किए हैं। तो ऐसा जो है यहाँ पर ये योजना थी युद्ध की बात करें तो मित्रों युद्ध बड़ा घमासान चला था। युद्ध बड़ा घमासान जब चल रहा था तो ऐसा बताते हैं इतिहासकार कि युद्ध की स्टार्टिंग जो होती है वो बादशाह बाग से होती है, ऐसा बताते हैं। लेकिन उसमें कोई प्रामाणिकता नहीं मिलती क्योंकि वो बाग बहुत छोटा सा था। तो वहाँ पर किस प्रकार से दोनों सेना आपस में आमने सामने हो सकती हैं, तो उसमें कुछ प्रामाणिकता जो है कम साबित होती है। तो ऐसे जो है यहाँ पर
इसमें ये जो है आपके मारवाड़ के राव चंद्रसेन जो है महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। राव चंद्रसेन ये आपके राजस्थान के पहले शासक के रूप में इनको जाना जाता है, जिन्होंने छापामार युद्ध नीति का अनुसरण किया था। तो इस छापामार युद्ध नीति को ही इन्होंने महाराणा प्रताप को सिखाने का प्रयास किया था, जो महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में आगे चल करके उस छापामार युद्ध नीति का खूब अनुसरण किया था। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप जो है ये इधर से जो है अब देखिएगा 18 जून का सुबह प्रातःकाल जो है यहाँ युद्ध स्टार्ट हो गया था, और जैसे दिन चढ़ा था तो यहाँ पर बड़ा धूप जो है पड़ रही थी, चारों तरफ पहाड़ियाँ थी, तो युद्ध बड़ा घमासान चला था। तो युद्ध में ऐसा मानते हैं कि एक कंडीशन ऐसी पहुँचती है कि मुगल सेना जो है भागने को यहाँ से तैयार हो जाती है, लेकिन उसी समय क्या है कि यहाँ पर अफवाहें फैला दी जाती हैं कि अकबर आ रहा है लंबी चौड़ी सेना लेकर के। तो इस कारण जो है मुगल सेना के पांव टिक जाते हैं, राजपूतों के पैर जो है बिखरने के यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन फिर भी राजपूत सैनिकों ने यहाँ पर डट कर के मुकाबला किया था। युद्ध में ऐसा भी यहाँ पर एक प्रसंग मिलता है कि बदायूनी जो है ऐसा कहते हैं आसफ खां से कि भाई देखिएगा यहाँ तो चारों तरफ जो है यहाँ पर राजपूत सैनिक ही हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा हमारी तरफ और कौन सा उनकी तरफ है। तो आसफ खां ये कहते हैं कि आप तो जो है राजपूत सैनिकों को मारो, चाहे कहीं से भी मरें, इस्लाम की तो विजय ही होगी। तो ऐसा यहाँ पर ये जो है यहाँ बदायूनी के जो है इस वक्तव्य पर ऐसा उल्लेख आसफ खां ने किया था। तो ये भी उल्लेख बदायूं ने अपने ग्रंथ मंतकब तवारीख में जो है किया है। अब युद्ध के दौरान क्या होता है कि महाराणा प्रताप जो थे अपने चेतक पर सवार होकर के, चेतक जो है वो पूरा हाथी का रूप जो है लिए हुए था, जो कि काठियावाड़ी घोड़ा था, बहुत ही भारी भरकम घोड़ा। इधर महाराणा प्रताप जी जो है बहुत ही भारी भरकम जो है अपने ऐसा भी बताते हैं लोग बाग कि महाराणा प्रताप लगभग 200 प्लस वजन तो अपने ऊपर लादे रहते थे, जिसमें ऐसा बताते हैं कि लगभग 81 किलो का तो उनका भाला था महाराणा प्रताप का, और लगभग ऐसा मानते हैं कि 72 किलो के उनका मुकुट और कवच कुंडल था, और लगभग ऐसा मानते हैं कि 55 किलो की उनकी ढाल और तलवार दोनों थी। ये मिलाकर के ऐसे 208 किलो वजन के आसपास जो है यहाँ पर ये इनका वजन जो है आता है। तो ऐसे जो है महाराणा प्रताप जो है वीर योद्धा के रूप में युद्ध लड़ते हुए, चीरते हुए सेना को, और सीधे जो है मानसिंह के हाथी तक पहुँच जाते हैं। और मानसिंह के हाथी की सूंड पर चेतक ने अपने दोनों पैर ऐसे रख दिए थे, और ऊपर से जो है महाराणा प्रताप ने अपना भाला जो है उस पर दिया था। तो महावत को भेदता हुआ भाला, और सीधा जो है महाराणा प्रताप का भाला अंदर जो है वहां तक मानसिंह तक जो है पहुंचता है। मानसिंह जो है उसमें ओहदे में छुप जाते हैं। ओहदा जो है वो एक सिंहासन जो हाथी पर लगा रहता है, उसमें वो छुप जाते हैं, तो वो लकड़ी में फंस जाता है भाला। महाराणा प्रताप ने सोचा कि मानसिंह सलट गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था कि चेतक के उस समय पैर काट दिए जाते हैं। किसने? उस हाथी ने, क्योंकि सूंड में चाकू बंधे हुए थे उस हाथी के, तो उसने जो है उस सूंड को यूँ हिलाया तो चेतक के पैरों में पीछे घाव हो गए, तो चेतक रपट जाता है। इतनी देर में महाराणा प्रताप वापस जो है प्रहार करने का प्रयास करता है, तब तक मुगल सेना महाराणा प्रताप को चारों तरफ से घेर लेती है। उसी समय झाला बीदा या झाला बीड़ा के नाम से उनको जाना जाता है। तो झाला बीड़ा जो थे वो जो है महाराणा प्रताप को वहां से मुक्त करा करके लेकर के जाते हैं मुगल सेना में से, और मुगल सेना में से ले जा करके, और ऐसा मानते हैं कि वो दर्रों में चले जाते हैं, और वहां से महाराणा प्रताप को तो घायल अवस्था में वहां से चेतक के द्वारा उसको तो निकाल दिया जाता है। चेतक बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन फिर भी चेतक ऐसा माना जाता है कि वहां पर कोई 35 फुट चौड़ा नाला था, उसको क्रॉस करके और वो दूसरी तरफ चला गया, और वहां जाकर के उसकी मृत्यु हो जाती है। और वहाँ जो है वो स्थान के नाम से, बलीचा के नाम से लोग उसको पुकारते हैं, बलीचा के नाम से पुकारते हैं। तो वहाँ चेतक की मृत्यु हो गई थी। इधर बात करें तो ये जो है आके जो झाला बीदा जो थे वो महाराणा प्रताप का मुकुट पहन करके और मुगल सेना के सामने आ जाते हैं। मुगल सेना उसको महाराणा प्रताप समझ करके उसके ऊपर टूट पड़ती है और ऐसे उसको मौत के घाट उतार देती है, और महाराणा प्रताप यहाँ से सुरक्षित निकल जाते हैं। तो मित्रों यहाँ से महाराणा प्रताप जो है, तो महाराणा प्रताप जब निकल जाते हैं तो चेतक जो है, उस महाराणा प्रताप का जो चेतक है, इस चेतक की जो है मृत्यु जो हो जाती है, इस चेतक की मृत्यु जो हो गई थी बलीचा स्थान है, ये जो है बलीचा करके जो है ये स्थान है। बलीचा स्थान की बात करें तो दोस्तों उदयपुर में पड़ता है, ऐसा बताया जाता है। ये स्थान जो पड़ता है गिरवा तहसील है, वहाँ पर ये बलीचा स्थान पड़ता है। यहाँ इस चेतक की मृत्यु होती है और इसी स्थान पर चेतक की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। यहाँ पर ही चेतक की यहाँ पर छतरी बनी हुई है, और इस स्थान को यहाँ पर ये जो है पहाड़ियाँ हैं, ये बलीचा जो है यहाँ पर, उनको चेतक मगरी के नाम से लोग जो है पुकारते हैं। इनको चेतक
मगरी के नाम से यहाँ पर लोग बाग पुकारते हैं, यहाँ ये जो है इस स्थान पर। तो ऐसा यहाँ पर ये होता है, चेतक की मृत्यु जब हो जाती है तो उस समय प्रताप जो है, प्रताप बिना घोड़ा के हो जाते हैं, प्रताप के पास में घोड़ा नहीं होता है। तो इस समय इनके जो भाई थे खास, उन भाई की बात करें तो शक्ति सिंह, उनको शर्म आती है इस समय, और शक्ति सिंह अब जो है इनका जो है पीछा करते हुए जाते हैं और वहां जाकर के और अपने भाई से क्षमा याचना करके, और शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा जो था त्राटक जो घोड़ा था, इस त्राटक घोड़े को जो है किसको दे दिया था, महाराणा प्रताप को दे दिया था इस समय। तो ऐसे शक्ति सिंह ने अपने भाई को घोड़ा दे करके और अब इस समय यहाँ पर भाई होने का फर्ज अदा किया था। उधर मुगल सेना जो है वहां पर उसको मार करके झाला बीदा को और अपनी विजय घोषित कर देती है। तो ऐसा यहाँ पर यह युद्ध रहा था, लेकिन इस युद्ध के बारे में यहाँ पर अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत रहे हैं, तो उनके बारे में हम आपको यहाँ पर चर्चा करते हैं अब एक एक को लेकर के। तो देखिएगा मित्रों, यहाँ पर इस युद्ध की बात करें हम, तो ये जो युद्ध जो रहा है, तो बदायूनी जो हैं, ये जो बदायूनी जो थे, इस बदायूनी की बात करें तो इस बदायूनी ने इस युद्ध का वर्णन, आंखों देखा युद्ध का जो है, युद्ध का वर्णन जो किया है, युद्ध का वर्णन जो किया है, इनका एक ग्रंथ है और उसकी बात करें तो इसका नाम मिलता है मुंतखब उत तवारीख। मुंतखब उत तवारीख ग्रंथ है, इसमें इन्होंने बदायून ने इस युद्ध का वर्णन किया है। और इसी युद्ध में ये जो है बदायूनी जो है, इसमें मुगलों की विजय मानते हैं, इसमें ये जो है मुगलों की विजय मानते हैं। इस युद्ध में मुगलों की विजय हुई थी, इस युद्ध में ये जो युद्ध हुआ था इसमें, ऐसा जो है ये बदायूनी मानते हैं। और साथ में ही बदायून ने इस युद्ध को जो कहा है, बदायून ने इस युद्ध को जो कहा है, वह जो कहा है गोगुंदा का युद्ध कहा है, गोगुंदा का युद्ध कहा है, गोगुंदा का युद्ध जो है इसको कहा है। तो बदायून ने इसको गोगुंदा का युद्ध जो है इसको कहा है। ये जो बात करें तो आपके यहाँ पर, तो बदायूनी जो हैं उन्होंने इसको गोगुंदा के युद्ध के नाम से जो है इसको पुकारा है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं तो अबुल फजल, अबुल फजल जो हैं, अबुल फजल की बात करें तो अबुल फजल जो हैं, इस अबुल फजल की बात करते हैं तो मित्रों अबुल फजल ने, इनका जो ग्रंथ है अबुल फजल का, वो आईन अकबरी के नाम से या अकबरनामा के नाम से जिसको आप लोग पुकारते हैं, अकबरनामा। अकबरनामा की बात करें तो ये आईन अकबरी के नाम से जो है जाना जाता है। इस ग्रंथ में अबुल फजल इस युद्ध की बात करें तो इस युद्ध को जो कहते हैं ये खमनौर का युद्ध कहते हैं, इसको खमनौर का युद्ध कहा है, खमनौर का युद्ध कहा है इन्होंने। इस ये जो बात करें तो अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईन अकबरी जो है इसमें, या अकबरनामा जो ग्रंथ है इसमें। इसके अलावा इस युद्ध की बात करें तो दोस्तों ऐसा मानते हैं कि ये जो युद्ध है, इस युद्ध की बात करें तो यहाँ पर आदर्शी लाल जो है श्रीवास्तव, आदर्शी लाल श्रीवास्तव इतिहासकार रहे हैं, आदर्शी लाल श्रीवास्तव, आदर्शी लाल श्रीवास्तव जो हैं, ये इस युद्ध की बात करें तो ये इस युद्ध को जो है बादशाह बाग का युद्ध कहते हैं, बादशाह बाग का युद्ध कहा जाता है। बादशाह बाग का युद्ध जो है इसको कहा जाता है। ये आदर्शी लाल श्रीवास्तव जो हैं, इन्होंने इस युद्ध को जो है बादशाह बाग का युद्ध जो है कहा है। रीजन जो कि मैं आपसे कह रहा था कि बादशाह बाग जो है वहाँ पर ये जो है युद्ध की स्टार्टिंग होती है, ऐसा आदर्शी लाल श्रीवास्तव जो है ये मानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो कर्नल जेम्स टॉड जो हैं, कर्नल जेम्स टॉड जो हैं, इन्हें जेम्स टॉड की बात करें, जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड की बात करें तो ऐसा मानते हैं कि सबसे पहली बात तो मित्रों देखिएगा, कर्नल जेम्स टॉड ने अपने ग्रंथ एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ
राजस्थान। इस पुस्तक में ऐसा मानते हैं कि सबसे पहले इसको इन्होंने हल्दी घाटी का जो है युद्ध के नाम से इसको संबोधित किया था। हल्दी घाटी जो है, ये हल्दी घाटी का युद्ध जो कहा है, वह हल्दी घाटी का युद्ध जो कहा है वो कहा है कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड जो है इन्होंने इसको हल्दी घाटी का युद्ध कहा है, और इसी के साथ में कर्नल टॉड ने इसको एक उपमा और दी है, और वह जो दी है इस युद्ध को, वह जो कहा है इसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। इसको थर्मोपल्ली के नाम से जो है इसको पुकारा है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली के नाम से इसको जो है पुकारा है यहाँ पर। तो मेवाड़ की थर्मोपल्ली के नाम से जो है इसको पुकारा जाता है। ये जेम्स टॉड जो है इनके द्वारा यहाँ पर ये जो है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो है इसमें इसको हल्दी घाटी का युद्ध कहा है, और साथ ही इन्होंने इसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली की उपमा दी है। अब थर्मोपल्ली की उपमा क्यों दी है? ऐसा बताते हैं कि आपके यूनान और फारस जो है, एथेंस और फारस कह लीजिएगा या यूनान और ईरान कह लीजिएगा, जिसे आप आज ईरान के जो नाम से जो है पुकारते हैं, फारस जो है आपके पर्सिया के नाम से या फारस, तो उन दोनों के मध्य जो है ये युद्ध हुआ था, जैसे आप यहाँ पर थर्मोपल्ली के नाम से जो है पुकारते हैं, थर्मोपल्ली स्थान पर हुआ था। तो उसी युद्ध की उपमा दी है इसने, कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को। इस युद्ध की बात करें तो मित्रों ऐसा मानते हैं कि खुद महाराणा प्रताप जो हैं, महाराणा प्रताप जो हैं, इस महाराणा प्रताप ने इसको स्वतंत्रता संग्राम कहा है। महाराणा प्रताप ने इसको स्वतंत्रता संग्राम कहा है। ये जो है बात करें तो इस युद्ध की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर इस युद्ध में ये जो हैं आपके जो अबुल फजल जो हैं, अबुल फजल जो हैं, इस अबुल फजल की बात करें तो अबुल फजल ने इस युद्ध को, अबुल फजल ने इस युद्ध को निर्णायक युद्ध कहा है। निर्णायक युद्ध जो है इसको कहा है। निर्णायक युद्ध रहा था ये, इसमें जो है यहाँ पर डिसीजन नहीं आया था, ऐसा ये जो है कहते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप इस समय बंदी नहीं बनाए गए थे या महाराणा प्रताप हारे नहीं थे। तो इस कारण जो है इसको अबुल फजल ने इसको निर्णायक युद्ध के रूप में इसको संबोधित किया है, ये जो हल्दी घाटी का जो युद्ध था। तो ऐसा जो है ये युद्ध रहा था। इसको अलग अलग इतिहासकारों ने इसको जो है माना है अपने अपने हिसाब से। वर्तमान इतिहासकार इसमें महाराणा प्रताप की विजय मानते हैं। वो क्यों मानते हैं, उनके पीछे क्या लॉजिक है, तो वह देखिएगा। तो वर्तमान इतिहासकार जो हैं, वर्तमान इतिहासकार जो हैं, ये वर्तमान इतिहासकार महाराणा प्रताप की विजय मानते हैं, विजय मानते हैं। इनके पीछे कारण क्या है? सबसे पहला कारण तो ये कहते हैं कि इस समय के कुछ ताम्रपत्र मिले हैं, इस समय के कुछ ताम्रपत्र मिले हैं, ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं इस समय के। और ताम्रपत्र का मतलब है कि ताम्रपत्र जो है ये राजा के द्वारा इश्यू होते थे, और वो क्या होते थे कि उस ज़माने के पट्टे थे ये। जैसे किसी को कोई ज़मीन दान में दी है राजा ने, या कि ज़मीन किसी के नाम की है, या किसी के जो है उसको बेचान या जो भी किया है किसी व्यक्ति के विशेष नाम से, तो उसको ये ताम्रपत्र इश्यू किया जाता था। तो इसमें ये क्या करता, राजा अपना नाम लिखता, मैं फलाने सिंह पुत्र ढिकाने सिंह, मैं इतनी ज़मीन इसके लिए जो है ये देता हूँ, और नीचे रियासत का मोहर लगी रहती थी, और खुद का जो है राजा का नाम लगा रहता, लिखा मतलब साइन होते थे। तो ऐसे जो है इस समय के महाराणा प्रताप के द्वारा जारी ताम्रपत्र ही मिले हैं। अगर मुगल इसको जीत जाते तो यहाँ मुगलों के नाम से, या यूँ कह सकते हैं जॉइंट में ताम्रपत्र जारी होते थे, क्योंकि जब अधीनता स्वीकार कर ली थी ना जिन जिन शासकों ने, तो वहाँ क्या मुगल और शासक दोनों का जॉइंट में वो है इस प्रकार के जो है ये जो भी आदेश जारी करते थे, तो वो जॉइंट में दोनों का वहाँ पर मुगल और वहाँ के शासक का दोनों का मोहर वहाँ उसमें लगी होती थी। तो ऐसा इसमें नहीं मिला है। तो इससे स्पष्ट है कि इसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई थी, इसलिए उसने स्वतंत्र रूप से यहाँ पर ये ताम्रपत्र जारी किए थे। दूसरा कारण यहाँ पर ये जो बताते हैं इतिहासकार, और वह दूसरा कारण जो बताया गया है यहाँ पर, वह जो बताया गया कि मानसिंह जो है, मानसिंह जो है, इस मानसिंह की बात करें तो मानसिंह का जो है मनसब घटा करके, मनसब जो है घटा करके, मनसब घटाकर
मानसिंह का मनसब घटा करके 5000 कर दिया था, 7000 से घटा करके और कितना कर दिया था, 5000 कर दिया था। तो अब मनसब घटाने का मतलब अगर मानसिंह इसमें विजय होता तो बढ़ाते, मनसब घटाया क्यों था? तो एक कारण ये भी जो है इतिहासकारों ने दिया है, वर्तमान इतिहासकारों ने एक्सक्यूज। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर टॉड का जो मत है, टॉड जो है, टॉड ने इस युद्ध को जो है मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। इसको टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है, मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। और थर्मोपल्ली की बात करें तो ये थर्मोपल्ली का जो युद्ध जो हुआ था उसमें यूनान के मात्र 300 सैनिक, जो कह सकते हैं कि बहुत ही कम सैनिक, 300 सैनिकों के बारे में बताया जाता है। 300 करके एक मूवी थी, लियोनिडास करके, वहाँ पर उसमें बताया सेना नायक, वो 300 सैनिकों ने लगभग 1 लाख सैनिकों को पीछे धकेल दिया था। तो ऐसे जब इसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है, जो कि इतिहास के जनक हैं, तो उन्होंने इसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। तो कहने का मतलब जो कम सैनिक थे वो किसके पास में थे, महाराणा प्रताप। तो कहने का मतलब जिसके पास कम सैनिक थे उसकी विजय हुई थी, तो वो थे महाराणा प्रताप की जो है इसमें विजय हुई थी, इसके अनुमान के आधार पर। और चौथा कारण ये था कि महाराणा प्रताप अगर इसमें पराजित होते तो अकबर जो है महाराणा प्रताप के विरुद्ध, अकबर जो है, अकबर प्रताप के विरुद्ध ये जो है अभियान क्यों करता। प्रताप के विरुद्ध जो है इन्होंने 10 वर्ष तक जो है लगातार अभियान करेगा। अब ये 10 वर्षों तक जो है ये अभियान करेगा, अब लगातार 10 वर्षों तक सतत जो है इसको अपने अधीन करने का प्रयास जो है ये करेगा। तो 10 वर्षों तक ये इसको अधीन करने का जो है ये प्रयास करेगा, ये जो है। तो ऐसे उपरोक्त ये सभी कारणों से यहाँ पर वर्तमान इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप की इसमें विजय मानी है, इस हल्दी घाटी के युद्ध जो हुआ था इसमें। तो ऐसा रहा था ये हल्दी घाटी का जो युद्ध रहा था। हल्दी घाटी युद्ध के बाद में यहाँ पर दोस्तों, अब यहाँ पर महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप जो हैं, महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी एक बार फिर चेंज कर ली थी। तो हल्दी घाटी युद्ध जो हुआ था, इस हल्दी घाटी युद्ध के बाद में, हल्दी घाटी जो युद्ध हुआ था, इस हल्दी घाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप जो हैं, महाराणा प्रताप जो हैं, इस प्रताप ने अपनी राजधानी एक बार फिर चेंज कर ली थी। और राजधानी यहाँ पर जो चेंज कर ली थी तो वह इन्होंने राजधानी जो बना ली थी कोलियारी गांव। कोलियारी गांव जो है, ये कोलियारी गांव में यहाँ पर आवरगढ़ है, कोलियारी गांव में जो है आवरगढ़ है। इस आवरगढ़ स्थान पर इन्होंने जो है अपनी क्या बना ली थी, राजधानी बना ली थी हल्दी घाटी युद्ध के उपरांत। यहाँ से ये 2 प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं मित्रों, कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में भी यहाँ से ये प्रश्न आया हुआ है, आरएएस में भी आया हुआ है और कई एग्जाम में, कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने तुरंत बाद में इमीडिएट प्रभाव से अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो वह जो बनाई थी आवरगढ़ बनाई थी, जो कि आपके कोलियारी गांव जो है यहाँ पर ये जो है आवरगढ़ स्थान है, यहाँ पर इसको इन्होंने अपनी क्या बना लिया था, राजधानी बना लिया था। तो ऐसा यहाँ पर ये जो है चर्चा मिलती है आपके यहाँ पर। एक प्रश्न ये भी कि हल्दी घाटी युद्ध से पहले राजधानी कहाँ पर थी, तो वो आपको पता है केलवाड़ा थी, और बाद में जो राजधानी जो बना ली है वो कहाँ बना ली, आवरगढ़। तो अब हम नेक्स्ट आगे चर्चा करेंगे, नेक्स्ट अगले अध्याय में दोस्तों, वह जो चर्चा करेंगे महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर के द्वारा किए गए 10 वर्षों तक सतत प्रयास जो थे उनके बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, अगले अध्याय में मिलते हैं हम आपके साथ में।